तो ये जो असाइनमेंट्स हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, असाइनमेंट्स पास्ट पेपर्स की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, किसी और बॉडी की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में, ये आप में ग्रेजुअल चेंज लेकर आएंगे। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस थ्योरेटिकल पेपर में। तो किसी भी टाइम पे ना घबराना नहीं है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो कट गए हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। विद टाइम आप तरक्की करेंगे, विद टाइम आप अपने अंदर ये स्किल लेकर आएंगे, विद टाइम आपको आइडिया होगा कि आप कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते। तो असाइनमेंट्स आप सब लोगों ने सॉल्व करके सेंड करनी। वो कहाँ सेंड करनी है वो ग्रुप में बताया होगा। ठीक है जी। चले अब मुझे ये बताइए, गुज़िश्ता से व्यवस्था हम लोगों ने जितनी बातें अभी तक की हैं कंपनीज को लेके, क्या वो सारी बातें क्लियर है? आज हम लोगों ने बहुत ही कम पढ़ना है, तो क्या सारी बातें क्लियर है? मगर जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अभी तक की हुई सारी डिस्कशन क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में? यस, मेमोरेंडम किसे कहते हैं? मेमोरेंडम मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि फिलहाल इसको काट दें या इसको लिख लें कि मेमोरेंडम इज कंपनी का शनाख्ती कार्ड। एक ऐसा कागज जिस पे कंपनी ने अपना नाम लिखा है, अपनी लायबिलिटी लिखी है, अपना एड्रेस लिखा है, कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, कंपनी का बिजनेस किस चीज का होगा। वो कंपनी का शनाख्ती कार्ड होता है। चैप्टर 2 इसके ऊपर तसल्ली से बात करेगा। तो चैप्टर 1 में सिर्फ उसने वर्ड यूज किया है मेमोरेंडम, तो उस वर्ड को लेके परेशान नहीं है। चैप्टर 1 बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक बातें करता है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी टाइप्स, ये वो। तो यहां तक और क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई चीज, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, आप टाइप करके भी बता सकते हैं। सर परपेचुअल सक्सेशन का थोड़ा सा बता दें। परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं कि कंपनी बंद नहीं होती अगर उसके शेयर होल्डर्स, उसके मेंबर्स की डेथ भी हो जाए तो। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, आप में से किसी का माइक ओपन है, अहमद भाई आपका माइक ओपन है, अदरवाइज क्या होता है फिर घर की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पार्टनर्स हैं, फर्ज करें एक का नाम है जफर, एक का नाम है अली। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू की। एक स्किल लेकर आया, एक कैश लेकर आया, साल काम किया। साल के बाद लड़ाई हो गई। अली ने कहा हिसाब करो, मैं जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे काम ही नहीं करना। पार्टनरशिप खत्म, पार्टनरशिप खत्म। मगर कंपनियों में मेंबर्स आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। शेयर होल्डर्स नए भी आएंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो अपने शेयर्स बेच के चले जाएंगे। तो कंपनियां बंद नहीं होती, कंपनियां चलती रहती हैं, उसकी साख्त पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेस्ले के आज कुछ और मेंबर्स हैं, जब बनी थी तब कुछ और मेंबर्स थे। तो ये है वर्ड परपेचुअल। तो ये क्या था, परपेचुअल सक्सेशन। ये बात क्लियर हो गई है जी।
इसका बता दें, मतलब किसका बता दूं, जरा दोबारा टाइप कीजिएगा, मेरा सिस्टम बंद हो गया था एकदम, तो आपका मैसेज चला गया। अहमदीन भाई, दोबारा से अपना सवाल पूछिएगा। क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। जी, बता दें। अहमद, सवाल, आप कुछ पूछने लगे थे। यार सवाल दोबारा टाइप कर दो, मुझे आपका सवाल नजर नहीं आ रहा। आवाज आ रही है सर? हाँ पूछे। सर अदर प्राइवेट कंपनी में एक लाइन है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, ये वाली लाइन की समझ नहीं है। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। ठीक, इसका मतलब होता है कि इस रूल में अगर आप चाहें तो एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रूल को चेंज किया जा सकता है, मेमोरेंडम में आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें अपनी पसंद से चेंज ला सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे शायद कल कहा था ना, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी हो और एग्जिस्टिंग बंदा अपने शेयर्स ना बेचना चाहता हो बाहर, क्योंकि मना है, और मौजूदा से पूछा, वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अब क्या करे। तो अब बिकॉज ऑफ मजबूरी, देखे ना वर्ड लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट, रोका हुआ है, मगर ये 100% बाउंड तो नहीं है कि वो बाहर ना बेचे। अगर मजबूरी है तो फिर वो एक्सेप्शन क्रिएट की जा सकती है, मगर कब, जब मजबूरी हो। और अगर मजबूरी नहीं है तो कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगी। तो एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट से मुराद है कि ये जो बात हम एक्ट में कर रहे हैं वो तो है ही, बट अगर आप चाहें तो इसमें इसको चेंज किया जा सकता है, मगर पूरे एक्ट में चेंज नहीं होगा। कंपनी के कागजों में, कंपनी के मेमोरेंडम में चेंज हो सकता है, आर्टिकल्स में चेंज हो सकता है। अब आर्टिकल्स क्या है, मेमोरेंडम क्या है, चैप्टर 2 में जब जाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी, अहमद भाई ओके। और कोई सवाल किसी भाई का, किसी बहन का, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, बताएं। मैं 10 तक गिनता हूं, अगर कोई सवाल किसी का है तो क्यों लिख दें, अदरवाइज हम फिर आगे कहानी को स्टार्ट करेंगे। काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। अब आगे चलो। चलो, आज का हमारा कॉन्सेप्ट, आज हम लोगों ने 3 बातें पढ़नी है, जिसमें से पहली बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आए कि आप किसी भी टाइम अगर इस चैप्टर में से सवाल निकालना चाहे तो वो होल्डिंग सब्सिडरी के टॉपिक में से बड़ी आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तसल्ली के साथ। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक ब्लैक स्लाइड निकाल देता हूं अलग से, जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, और बाद में इसकी अंग्रेजी हमें समझ आ जाएगी। चलिए, मुझे बताइए कि आपको एक सादी ब्लैक स्लाइड शो हो रही है। अब इस पे लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने
FAR 2 थोड़ी बहुत पढ़ी है, कभी किसी टाइम पे पढ़ी हो या पढ़ रहे हैं? कोई है ऐसा बच्चा जिसने FAR 2 के साथ कॉम्बो बनाया हो सी लॉ का? स्टार्ट की FAR 2, FAR 1 नहीं, FAR 2। मुस्कान, आप स्टार्ट नहीं कर सकते FAR 2। हाँ, आपने कहा ना स्टार्ट किया, तो ये पॉसिबल नहीं था आपके लिए खास तौर पे। सर जी, जैसे घरों में एक घर हो, तो घर पे होल्ड किसका होता है? वालिद साहब का। वालिद साहब जो चीजें कहते हैं घर वाले वही करते हैं। तो हम कहते हैं कि कंपनियों में अगर हम रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करें, तो एक रिश्ता बनता है होल्डिंग कंपनी का और उसके नीचे सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का। अब ये बातें ध्यान से सुनने वाली हैं, मैं बहुत गहराई में बताऊंगा तो आपने एक्टिव होकर बैठना है। एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी और एक कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि हाकिम है, जो कि हाकिम है, हाकिम। और सब्सिडरी कंपनी कहते हैं वो कंपनी जो कि महकूम है। हाकिम कहते हैं जो हुक्म चलाता है, जो हुक्म करता है। महकूम कहते हैं वो जो हुक्म मानता है। तो होल्डिंग कंपनी हुक्म चलाती है किस पे? सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कहेगी कि तुमने सेल्स इस तरीके से करनी है, सब्सिडरी को मानना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी कहेगी तुमने परचेजिंग इस बंदे से करनी है, सब्सिडरी को मानना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी कहेगी तुमने ये स्ट्रेटेजी करनी है, तो जो स्ट्रेटेजी वो लोग बोलेंगे माननी पड़ेगी। होल्डिंग कंपनी कहती है तुमने मार्केटिंग इस तरीके से करनी है, इस मोड पे करनी है, तो सब्सिडरी को माननी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर वाले अब्बा जी की सारी बातें मानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि होल्डिंग कंपनी इज अब्बा जी, अब्बा जी, और सब्सिडरी कंपनी इज बेटा जी, सब्सिडरी कंपनी इज बेटा जी। तो रिश्तेदारी कंपनीज के अंदर कैसे बनी? अब सवाल ये पैदा होता है कि कब एक कंपनी होल्डिंग कहलाएगी और कब एक कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। हमने लॉ से पूछा, हमने लॉ से कहा कि भाई तुम बताओ होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? तो लॉ ने कहा आओ मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं। इससे पहले हम एक डेफिनेशन और कवर कर चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा मजाकिया थी। याद है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो फिर हमने समझा किसको था? प्राइवेट कंपनी को। सेम ऐसे ही हमने पूछा कि भैया होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, तो उसने कहा होल्डिंग कंपनी उस वक्त होल्डिंग कंपनी कहलाएगी जब इसके अंडर एक सब्सिडरी कंपनी काम करेगी। है ना मजे की डेफिनेशन? कि होल्डिंग कंपनी, अगर मैं आपको पढ़ाऊं, वो कहता है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि उस वक्त होल्डिंग कंपनी कहलाएगी जब, और सिर्फ जब, उसके अंडर कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो उस वक्त होल्डिंग कहलाएगी जब उसके अंडर एक सब्सिडरी कंपनी ऑपरेट कर रही होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डेफिनेशन ने कुछ सिखाया नहीं, हाँ मगर एक वर्ड बता दिया, सब्सिडरी। तो अब मुझे सब्सिडरी कंपनी के बारे में इल्म हासिल करना। कानून ये कहता है कि एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी कब बनेगी। मैं उर्दू में लिखता हूं, कब
एक कंपनी सब्सिडरी बनेगी किसी होल्डिंग, इसके जवाब में तीन बातें हैं, तीन तरीके हैं जिससे एक सब्सिडरी बनाई जा सकती, या तीन तरीके हैं जिससे होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता डेवलप किया जा सकता है। पहला, जब एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एच कंपनी, मोर देन हाफ वोटिंग सिक्योरिटीज खरीद ले सब्सिडरी की, एस की। अब मोर देन हाफ से क्या मुराद है? टेक्निकली हम कहते हैं 51%, 51%। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी की हाफ से ज्यादा शेयर्स बाय कर ले, हाफ से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज को, अभी आप समझे शेयर्स, हाफ से ज्यादा शेयर्स बाय कर ले, तो उसकी क्या बन जाएगी? मालिक बन जाएगी। तो जब मालिक बन गई है, हुक्म कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी। निभाएगा कौन? सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी अगर आपने पैदा करनी हो तो पहला तरीका क्या है? मोर देन हाफ शेयर्स को खरीद लिया डायरेक्टली, यानी कि एच ने किसी की हेल्प नहीं ली, एच ने सारे शेयर्स 51 के 51% या उससे ज्यादा डायरेक्टली खुद खरीदे हैं, अपने पैसों से खरीदे। तो ये पहला तरीका है होल्डिंग सब्सिडरी बनाने का। मैं इसको कहूंगा 1A, यानी कि 1B भी होगा। 1B क्या है बाद में बताऊंगा। 1A क्लियर है? क्या 1A समझ आता है? अब 1A के बाद पॉइंट 2, पॉइंट 2 कहता है कि अगर तुम हाफ से ज्यादा शेयर्स नहीं भी खरीद सकते, फर्ज करें एच के पास 40% शेयर होल्डिंग है इसकी, 40%, हाफ नहीं, मगर एच के पास अथॉरिटी है किस चीज की? कि वो एस के डायरेक्टर्स खुद चुन सकता है और अपने लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा सकता है। तो एच होल्डिंग बन जाएगी और एस उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। मैं रिपीट करता हूं एक एग्जांपल के साथ। लेट मी रिपीट विद एन एग्जांपल। एक कंपनी है, फर्ज करें अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड, इसको 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो इसने अप्रोच किया मीजान बैंक को और मीजान बैंक से कहा लाला जी लोन चाहिए। भाई बैंक का काम क्या होता है? लोन देना और उसे कमाना। मीजान बैंक ये कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है। अच्छा, ये उसने क्यों पूछा होगा शेयर कैपिटल? क्या रीजन होगी? मीजान बैंक ने क्यों पूछा है शेयर कैपिटल कितना? हालांकि वो तो लोन लेने आया, तो लोन दे दे। मगर ये सवाल क्यों किया होगा आपके नजदीक? मीजान बैंक को किस चीज का डर होगा? रिकवरी के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी के लिए, एग्जैक्टली। इन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। हमारा शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख। और लोन कितना मांग रहे हैं? 2 करोड़।
मिजान बैंक कहता है कि भाई बात सुनो, रिस्क ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। हम तुम्हें लोन दें, तुम लोन लेके भाग जाओ, तो हम तुमसे मैक्सिमम चाहते हुए भी कितना रिकवर कर पाएंगे? 10 लाख। तो एक सेटलमेंट करते हैं। हमने कहा क्या? उसने कहा मैं तुम्हें लोन देता हूं, बदले में तुम हमारे नुमाइंदों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुर्सियां दोगे, उनको वहां पे बिठाओगे और उनको डायरेक्टर मानोगे, ताकि हमें ये श्योरिटी रहे कि हमारे बंदे तुम्हारे पास हैं और तुम लोग भाग के नहीं जाओगे। हमारे बंदे वहां पे मौजूद हैं तो वो वैसा फैसला करेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। हमारे बंदे जब तक वहां पे रहेंगे हमें इस बात की श्योरिटी होगी कि हमें लोन वापस मिल जाएगा और तुम लोग डिफॉल्ट नहीं करोगे। तो मिजान ने उसके बोर्ड पे यानी कि डायरेक्टर्स पे आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स का कब्जा हासिल कर लिया। अब अगर 9 डायरेक्टर्स थे तो मिजान को 4-5 लोग वहां पे बिठाता है जो कि मिजान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। काम बेशक उस कंपनी के लिए करेंगे, मगर किसने भेजा है? मिजान बैंक ने भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि वो अपने इंटरेस्ट को संभाल सके। तो अब मिजान बैंक के पास बेशक इस कंपनी के शेयर्स नहीं, मगर मिजान बैंक के पास ये पावर है कि वो उनकी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, रिजेक्ट कर सके, उनके काम में मुदाखलत कर सके। तो हम कहेंगे मिजान बैंक होल्डिंग बन गया और अल्फा लिमिटेड इसकी सब्सिडरी बन गई। क्या आपको पॉइंट 2 क्लियर है? जी, मैं बहुत प्यार से लेके चल रहा हूँ। पॉइंट 2 समझ आता है? पॉइंट 1 भी क्लियर है, 1A 2 भी क्लियर है? अच्छा, पॉइंट 3। पॉइंट 3 है, ऊपर लिखता हूं, लेयर्स का कॉन्सेप्ट। लेयर्स, लेयर्स बेकरी नहीं, लेयर्स। यार फर्ज करो एच की सब्सिडरी है एस, एच की सब्सिडरी है एस, एस की सब्सिडरी है ए, ए की सब्सिडरी है बी। तो मुझे बताइए एच और एस, इन दोनों में होल्डिंग कौन है और सब्सिडरी कौन है? जरा बताएंगे टाइप करके। ये रिश्ता, इसमें होल्डिंग कौन है और सब्सिडरी कौन है? एच होल्डिंग है, एच होल्डिंग ही है। और एस कौन है? सब्सिडरी। एच होल्डिंग है, एस सब्सिडरी। फिर आगे एस का कंट्रोल है ए पे। अब मुझे बताएं एस और ए में होल्डिंग कौन सी और सब्सिडरी कौन सी है? अब एस होल्डिंग बन गई है और ए उसकी सब्सिडरी बन गई है। ए ने आगे बी में कंट्रोल किया हुआ है। तो अब मुझे बताइए ए बी में होल्डिंग कौन है और सब्सिडरी कौन है? ए होल्डिंग, बी सब्सिडरी। अब थीम क्या है? थीम ये है कि होल्डिंग की सब्सिडरी तो सब्सिडरी मानी जाएगी, ये सब्सिडरी की आगे जितनी भी सब्सिडरीज होंगी, सब्सिडरी के आगे जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो सारी की सारी किसकी सब्सिडरी मानी जाएंगी? एच की मानी जाएंगी। सब्सिडरी के आगे जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो सारी सब्सिडरीज किसकी मानी जाएंगी? जल्दी बोलें, किसकी मानी जाएंगी? एच की मानी जाएंगी। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि ये एच दादाबू है, एस उसका बेटा है, फिर बेटे का आगे बेटा है और फिर बेटे का आगे बेटा है। तो अल्टीमेटली ये विरासत, ये खानदान शुरू कहां से हुआ है? ये विरासत, ये खानदान स्टार्ट किधर से हो रहा है? दादाबू से। तो दादाबू हमेशा क्या रहेंगे? होल्डिंग। सब्सिडरी के आगे जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो एच की क्या होंगी? हमेशा सब्सिडरीज।
वो एच की हमेशा क्या होंगी, सब्सिडरी। तो रूल 1A 51%। रूल 2 शेयर होल्डिंग कम है मगर बोर्ड पे डायरेक्टर्स बिठाने का इख्तियार है। और रूल नंबर 3 लेयर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कहते हैं सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी एंड ऑनवर्ड्स की हमेशा सब्सिडरी रहेंगी किसकी, उस बड़ी वाली होल्डिंग। उस बड़ी वाली होल्डिंग की हमेशा क्या रहेंगी, सब्सिडरीज ही रहेंगी। जी, क्या आपको स्क्रीन क्लियर है सबको, ये पॉइंट समझ आ गया, लेयर्स वाला पॉइंट क्लियर है जी। अच्छा, अब होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन में लेयर्स वाले इस मुद्दे को एक और तरीके से समझते हैं, मगर उससे पहले यहां तक कहानी को देख लें। यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक स्टोरी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। जी जी, मैं देने लगा हूं, अभी वो देने लगा हूं। चलो, अब आपसे पूछता हूं, ए ने 30% शेयर होल्डिंग की है बी में बस, तो क्या ए और बी में क्या होल्डिंग सब्सिडरी बनी है या नहीं बनी। ए ने सिर्फ 30% की शेयर होल्डिंग की हुई बी में, तो क्या ए होल्डिंग है बी की या नहीं। क्या ए बी की होल्डिंग है या नहीं, ए बी की होल्डिंग नहीं, ए बी की होल्डिंग नहीं। अगर मैं एक जुमला लिख दूं, प्लस प्लस मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ताकत है ए के पास। अब मुझे बताइए, इस येलो लाइन को ऐड करने के बाद क्या ए होल्डिंग बनता है या नहीं बनता। अब हो गया। इसी तरह अब ध्यान से मेरी अगली बात समझनी है। ए बी सी डी, ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, सी की डी। मुझे बताइए ए की टोटल कितनी सब्सिडरीज हैं, ए की टोटल कितनी सब्सिडरीज हैं, एक, दो या तीन। तीन। इस तीन का ब्रेकअप दें, डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है। डायरेक्ट कौन सी है, डायरेक्ट है कौन सी, डायरेक्ट है बी। और इनडायरेक्ट कौन सी है, सी और डी। गुड, वेरी गुड। एक और कंपनी है, कंपनी एक्स। मिस्टर ए ने, सॉरी, कंपनी ए ने एक्स लिमिटेड में 15% शेयर्स लिए हैं। क्या मैं कह दूं कि एक्स ए की सब्सिडरी बन गई है। अगर ए के एक्स में 15% शेयर्स हैं तो क्या एक्स ए की सब्सिडरी बन जाती है, नहीं। क्या एक्स के अंदर ए ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है या इनडायरेक्ट की है, ये भी बता दें। ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये डायरेक्ट हुई है या इनडायरेक्ट हुई है, ये डायरेक्ट हुई है, ये डायरेक्ट हुई। बी ने भी, ए ने बी से कहा तुम भी करो, बी ने भी एक्स में इन्वेस्टमेंट की और वो की 12%।
ए ने सी से भी कहा तुम भी करो, सी ने की 25%, डी ने की 8%। अब मुझे बताइए ए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है एक्स में, 15, और ए की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है, बी के जरिए कितना इन्वेस्ट कराया है, 12, सी के जरिए कितना इन्वेस्ट कराया है, 25, और डी के जरिए कितना इन्वेस्ट कराया, 8। इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करें, 60 बन गया, 60 बन गया। इन सबको ऐड करें ना, ये भी तो है 12, 20, 45 और 15, 60। तो 60 का ब्रेकअप अगर मैं कहूं, 60 का ब्रेकअप ये है 15 डायरेक्ट और 45 इनडायरेक्ट, तो क्या आप इस बात पे कोई एतराज तो नहीं करेंगे? तो क्या अब मैं कह दूं कि इस लेयर की वजह से एक्स बी सब्सिडरी है ए की? तो ये है वो 1B, ये है 1B, कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर, मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर मगर डायरेक्ट नहीं, कौन सा, इनडायरेक्ट। जी जी मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। इसी चीज को जरा आसान करके समझते हैं, आसान करूं उसको, आसान करते हैं। फर्ज करें 4 बहन भाई हैं, मार्केट में इनको एक चीज पसंद आई 60 रुपए की, ए के पास 15 रुपए, ए ने बी से पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, उसने कहा 12 रुपए, सी से पूछा उसने कहा 25 रुपए, डी से पूछा उसने कहा 8 रुपए, जमा किए तो 60 पूरे हो गए, 60 पूरे हो गए, हो गए। ए इन सब में से बड़ा है, ए इन सब में से बड़ा है, तो ये 60 रुपए की जो चीज ली होगी, क्या डी के पास जाएगी, नहीं, सी के पास जाएगी, नहीं, बी के पास जाएगी, नहीं, ये किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी। ए क्या बन जाएगा, इसका होल्डिंग, और ये एक्स क्या बन जाएगी, इसकी सब्सिडरी। अब ए की सब्सिडरी कौन कौन सी बन गई, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और अब कौन सी बन गई है लेयर के बाद, एक्स। एक्स में ए ने 15% डायरेक्ट शेयर होल्डिंग रखी है और 45% शेयर होल्डिंग रखी है अपनी बाकी सब्सिडरीज के साथ इनडायरेक्ट वे में। बी से कहा तुम भी खरीदो, सी से कहा तुम भी खरीदो, डी से कहा तुम भी खरीदो। बात क्लियर हो गई? जी। फिजा, ये फिजा है या फिल्जा है, ये बीच में एल आता है या बस ये टाइपो एरर हुआ है? मुस्कान बात समझ आती है बेटा? फिल्जा, उसका मतलब क्या होता है, फिल्जा का मतलब क्या होता है, फिल्जा का मीनिंग क्या होगा? फिल्जा का मीनिंग क्या होगा? ओके, ठीक है, समझ आ गई है मैंने। जी मुस्कान, आपका एक सवाल है, आप काइंडली टाइप कीजिएगा अपना सवाल।
आज ना नेट बहुत तंग कर रहा है, तो इस वजह से एकदम से सेशन आउट हो जाता है। हाँ जी मुस्कान, आपका सवाल था जो कि मैं पढ़ भी नहीं पाया, और आपको दोबारा से बोलना पड़ेगा। अब आप मुझे अनम्यूट करके बता दो, आपका सवाल क्या था, बताएं। सर आपने कहा था कि मतलब वो चार बहन भाई मार्केट में गए, उनको चीज पसंद आ गया और उसकी प्राइस 60 रुपए है। एक के पास सिर्फ 15 और वो बाकी तीनों को कहेगा आप भी खरीदो, तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे और वो चीज खरीद लेंगे। लेकिन उस पे राइट सिर्फ एक का होगा कि बाकियों का भी उतना ही होगा? ए का, क्योंकि ए सब में से बड़ा है ना, ए सबसे बड़ा भाई, ए सबसे बड़ा भाई है, या यूं समझ लें कि ए फादर है, और फादर को अपने लिए कोई चीज पसंद आई, मगर फादर की जेब में थे 15 रुपए। बी सी डी बेटे थे, उनसे देखा नहीं गया। बी ने 12 रुपए डाल दिए, सी ने 25 डाल दिए, डी ने 8 रुपए डाल दिए, कुल मिला के चीज आ गई, मगर वो चीज मिलेगी किसको? बाप को, क्योंकि ए होल्डिंग है ना। होल्डिंग कंपनी ने बेशक खुद 15% की इन्वेस्टमेंट की है, मगर उसने अपने बेटों से इन्वेस्टमेंट करवाई है, और वो बेटे उसके क्या है? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी अगर इन्वेस्टमेंट करती है आगे, और वो मिला के इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 50 को क्रॉस कर जाती है, तो वो भी सब्सिडरी कहलाएगी उसी होल्डिंग। आईकैप ने इसके ऊपर एक बहुत मजे का ना सिनेरियो दिया हुआ है। आईकैप ने इसके ऊपर एक बहुत मजे का लॉजिकल सिनेरियो दिया था 5 कंपनीज के साथ। तो वो शायद किसी भी टाइम में आपसे टेस्ट करूं किसी असाइनमेंट में, तो पहले आप उसके ऊपर ट्राई करेंगे, सर्क पाएंगे, और उसके बाद मैं करवाऊंगा, ताकि आपको समझ आए। अगर पहले मैं करवा दूंगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। सर तो इसमें सब्सिडरी का क्या फायदा है? सब्सिडरी का कभी भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब ये होल्डिंग की मातहत होती है, जब ये होल्डिंग की महकूम हो गई है, तो इससे इसकी आजादी ही छीन ली जाती है। अब ए ने हुक्म देना है और बस सब्सिडरियों ने काम करना। क्लियर जी? मुस्कान, आपको भी क्लियर है? अच्छा जी, इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं। कहता है सब्सिडरी कंपनी कब सब्सिडरी बनेगी? जब दूसरी कंपनी के पास ये ताकत होगी कि उसके बोर्ड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकते, उसकी बोर्ड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकते, या और है या मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। फिर आगे वो कहता है सब्सिडरी की सब्सिडरी भी क्या है? आपकी सब्सिडरी। अच्छा जी, एक सवाल आया है, बट अगर मेन सब्सिडरी की जगह होती तो छोड़ देती। अच्छा, बट अगर मैं सब्सिडरी की जगह होती तो छोड़ देती, जब बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। मगर आप इंसान है ना, वो बेचारी कंपनी है। तो आपके जज्बात के ऊपर हम सर तस्लीम में खम करने को तैयार हैं, मगर लॉ कुछ और कहता है। लॉ होल्डिंग की बात सब्सिडरी अगर ना माने, तो सब्सिडरी के साथ लॉ बुरा भी कर सकता है, तो उसको बात माननी ही पड़ेगी। तभी तो मैंने उसको महकूम कहा है। काम बेशक बंदे करते हैं, काम बेशक बंदे करते हैं, मगर ओनरशिप तो पूरी कंपनी के लिए है ना। ओनरशिप तो उस कंपनी के नाम के लिए। काम बेशक इंप्लॉयज ने ही करना है। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि बंदे काम करेंगे, ये कहा जा रहा है कि कंपनी, तभी तो हमने कहा था कल कि कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, इंसान अलग और वो इदारा अलग। इंसान अलग, इदारा अलग। सर बिजनेस तो है ही प्रॉफिट का नाम, तो इसे कंटिन्यू करने का तो कोई फायदा नहीं। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे जरा बताएं। ए के पास पैसा था, बी कंपनी बेचारी परेशान थी, इसको प्रॉफिट नहीं आ रहा था, इसने अपना बिजनेस बेच दिया किसको? ए को। सी को प्रॉफिट नहीं आ रहा था,
सी ने किसको बेच दिया? बी को। डी को नहीं आ रहा था, डी ने किसको बेच दिया? सी को। तो डी ने सी को बेचा, सी ने बी को बेचा, और बी किसकी मलकियत में है? ए की। तो ए की मलकियत में बी भी है, अब सी भी है, और डी की मैनेजमेंट भी है। तो अब ए किसी से भी चाहे काम ले सकता है, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो। ए बी के प्रॉफिट पे भी काबिज हो गया, बी सी के प्रॉफिट पे काबिज है, ए बी के साथ साथ सी के प्रॉफिट पे भी काबिज है, सी डी के प्रॉफिट पे काबिज है, ए बी सी और डी के प्रॉफिट पे काबिज है। डी का प्रॉफिट सी को मिलेगा, सी ने कंबाइंड प्रॉफिट किसको देना है? बी को देना है। बी ने सारा प्रॉफिट किसको देना है? जितना ए ने खरीदा हुआ है, और बाकी जिन जिनके पास शेयर्स होंगे उन सब में तकसीम हो जाएगा। तो ये मिल मिला के काम चल रहा है। तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, अल्टीमेट तो फायदा है। जो बिजनेस डूब रहा था, परेशान था, गौते खा रहा था, उन्होंने खरीद के उसको ठीक ठाक कर दिया। आप क्लियर है शबाना? ओके सर जी, ये थी होल्डिंग और सब्सिडरी। अब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कहलाता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्या कहलाता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी। लिख ले, मैं उर्दू में कुछ लिखवाता हूं आपको, अगर आपके पास कागज कलम दवात है तो लिखिएगा। बोलू, तैयार है? क्या आप बात सुनने को तैयार है? क्योंकि मैं तो बोलने को तैयार हूं, मगर क्या आप मेरी बात सुनेंगे? क्या आप सुनते हैं मेरी? कहाँ सुनते हैं? चले मैं बोलता हूं। जब भी, लिखें, जब भी पब्लिक सेक्टर का वर्ड आएगा, लिखें, जब भी पब्लिक सेक्टर का वर्ड आएगा तो इससे मुराद, जब भी पब्लिक सेक्टर का वर्ड आएगा तो इससे मुराद होगी गवर्नमेंट की कंट्रोल शुदा कंपनी। जब भी पब्लिक सेक्टर का वर्ड आएगा तो इससे मुराद होगी गवर्नमेंट की कंट्रोल शुदा कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिसका हाकिम कौन है? गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास। तो जब भी वर्ड पब्लिक सेक्टर का पढ़ें तो फौरन से ज़हन में आना चाहिए कि ये वो कंपनी है जिसको गवर्नमेंट चला रही है डायरेक्टली या अपने इदारों के थ्रू इनडायरेक्टली। ये बात समझ आई? यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है होल्डिंग सब्सिडरी वाला, बस फर्क क्या है? अब होल्डिंग एक कंपनी नहीं है, अब होल्डिंग एक कंपनी नहीं है, अब होल्डिंग कौन है? गवर्नमेंट, हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान। वो फेडरल भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल भी हो सकती है, और वो क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर का। ये बात क्लियर है? सारी बातें वैसी की वैसी ही हैं। मैंने क्या कहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी बातें सेम है। होल्डिंग सब्सिडरी वाली सारी बातें सेम है, बस फर्क कहां पे रखना है? होल्डिंग एक कंपनी हुआ करती थी, मगर अब कंपनी नहीं है, अब कौन आ गई है? गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ने
शेयर होल्डिंग रखी है किसी कंपनी में 50% से ज्यादा, या गवर्नमेंट के पास ताकत है कि वो उसके डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। ऐसी कंपनी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो जब आप लोग होल्डिंग सब्सिडरी को याद कर रहे हो तो थोड़े से अल्फाज चेंज करने हैं, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन कौन सी याद आ जाएगी? पब्लिक सेक्टर की। अब इसके बाद क्या आप लोग पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट और पब्लिक में गवर्नमेंट नहीं। आज की आखिरी बात करते हैं, आज की बिल्कुल आखिरी बात करते हैं, और छोटी सी एक डेफिनेशन है, वो है फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनी, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में नहीं हुई, पाकिस्तान से बाहर हुई, ऐसी कंपनी। अभी बीच वाला वर्ड छोड़ दें, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है इसके ऊपर कल बहस करेंगे। एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, एनी कंपनी जो कि कहां पे इनकॉर्पोरेट हो रही है? पाकिस्तान से बाहर, मगर पाकिस्तान में वो बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने एक ऑफिस रखा है, एक ऑफिस रखा है जिस ऑफिस के थ्रू ये लोग लाइजॉन करते हैं। लाइजॉन कहते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं। बड़ी पाकिस्तान से बाहर है, मगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, पाकिस्तान में उनका लाइजॉन ऑफिस है, जिससे यहां बैठ के बाहर जहां पे बनी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, खुद या अपने किसी एजेंट के थ्रू, अपने किसी और इदारे के थ्रू। और ये चीज फिजिकल भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल ऑफिस ही हो, ऑनलाइन काम भी किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान में जितनी भी लीगल बिजनेस एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान के मुताबिक जो लीगल है वो करें, मगर ये पाकिस्तान में नहीं बनी। अब मुझे सोच के बताइए, क्या इस पे कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस लगेंगी या नहीं? हमें किताब ने नहीं बताया। मजे की बात यह है कि इसकी अगली कहानी किताब ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं की। आई के अपने बस डेफिनेशन दे के उसको अधूरा छोड़ दिया, फेंक दिया। इस डेफिनेशन के अलावा आपको कोई और चीज इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि बताएं फॉरेन कंपनी क्या होती है, तो वो कंपनी जो कि पाकिस्तान में नहीं बनी मगर पाकिस्तान में काम कर रही है, खुद या अपने एजेंट के थ्रू, पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस है या लाइजॉन ऑफिस है, और फिजिकल काम करे या ऑनलाइन काम करे, और काम कौन सा? बिजनेस एक्टिविटी। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एनी, ये होना चाहिए था एनी लीगल, तो ये अज्यूम करेंगे कि ये लीगल काम ही कर रही होगी। डन। तो आज के लिए इतना है। ये सारा आपने अब जो जो डेफिनेशंस हैं वो क्रैम करनी है, बाकी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। कल हमारा मजीद कवर होगा, हफ्ते को टेस्ट होगा, बड़ा प्यारा सा। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं है? वाइंड अप करें। कोई सवाल नहीं है। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन की ला आए, मैंने जान के छोड़ी थी कि पहले आप लोग पढ़ेंगे घर पे, टकरे मारेंगे, अगले दिन सवाल पूछेंगे। तो इस बार मैंने ये जान के छोड़ी है कि पहले आप लोग जरा
इसको रीड करें। मैंने उर्दू में तो बता दिया है, मगर ये मैंने पर्पसफुली छोड़ी थी। तो एक दफा इसको रीड करना है, खुद से भी सर्च किया करें थोड़ी बहुत, उससे फायदा ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन में एडवांसमेंट आती है। मैं तो बता दूंगा, मगर थोड़ा सा एक ट्राई देनी है खुद को। आपने मेरे से वीलॉग पढ़ा है ना, मुझे याद पड़ रहा है, ये नाम पहले मैंने सुना है, इस्मा, मैंने कहाँ सुना ये नाम। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं, रब रखा।